किसने शेर के जबड़े में हाथ डालने की कोशिश की है? एक ऐसा शख्स जिसने पिछले 40 साल से फिल्म इंडस्ट्री को डोमिनेट करके रखा हुआ है। मैं कोई भी चीज बगैर एंजॉय किए हुए करता नहीं। लेकिन फिर अमरीश पुरी की जिंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की। लोग मानते हैं, दुनिया मानती है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन विलेन थे। मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। अभी तो ऐसा लगता है कि अमरीश पुरी नहीं होते फिल्म में तो मिस्टर इंडिया नहीं होती। ठीक है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਰਾ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। मैं अमरीश जी की सारी छाप मिटा दूंगा लोगों की याद से। हिंदुस्तान की तारीख में बहुत सारे विलन आए जिन्होंने अपने लाजवाब अदाकारी से फिल्मों को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, जिसमें प्राण कृष्ण, अमजद खान, शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा जैसे नाम शामिल हैं, जिन्होंने फिल्मी दुनिया में एक अलग ही छाप छोड़ी। लेकिन हिंदुस्तान की फिल्मी तारीख में एक ऐसा विलन भी आया था जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही बदल के रख दिया, जिसकी भारी भरकम आवाज़ फिल्मों के अंदर जान डाल देती थी। एक ऐसा विलन जो ना सिर्फ अपनी ज़बरदस्त अदाकारी के लिए जाना जाता था, बल्कि उस खौफनाक और शातिर विलन के तौर पर भी जो हर फिल्म में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता था। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े खलनायक अमरीश पुरी की। अजगर किसे कब और कहां निकल जाता है ये तो मरने वाले को भी पता नहीं चलता। अगर तुमने मां के पेट में ही सुन लिया होता कि हमारा नाम राजा शमशेर सिंह उर्फ शमशेरा है तो शायद तुम पैदा होने से प्रेमी है, पागल है, दीवाना है। मोगेम्बो खुश हुआ। अमरीश पुरी एक ऐसे फनकार थे जिन्होंने विलन के किरदार को एक नया रंग, एक नई जिंदगी, एक नई जान बख्शी। रहमत खान से जगावर तक, मिस्टर इंडिया के मोगेम्बो से लेकर किसना के भैरव सिंह तक, हर किरदार को उन्होंने इस खूबसूरती से निभाया कि वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। उनके चेहरे की एक झलक, उनकी गूंजती हुई आवाज़ लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती थी। आज हम अमरीश पुरी की एक शानदार ज़िंदगी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने बेमिसाल किरदारों से बॉलीवुड इंडस्ट्री की विलन की तारीख को बिल्कुल बदल के रख दिया। आपका जन्म 22 जून 1932 को बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत पंजाब में हुआ। आपके वालिद का नाम लाल निहाल चंद, जबकि आपकी माँ का नाम वेद कौर था। आप 5 बहन भाई थे, जिसमें अमरीश पुरी, मदन पुरी, हरीश पुरी, चमन पुरी और आपकी बहन नम्रता शामिल है। आपने अपनी कुछ तालीम पंजाब ही से हासिल की। फिर बाद में आप 1942 को अपने वालिद के साथ शिमला शिफ्ट हो गए। वहाँ पर आपने अपनी मैट्रिक की तालीम मुकम्मल की। लेकिन कहीं ना कहीं आप हिंदुस्तान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, क्योंकि हिंदुस्तान के बदलते हुए हालात आपके जुनून और जज्बे को मज़ीद उभार रहे थे, जिसकी वजह से आप एक फ़ौजी बनना चाहते थे। मैं अगर आज फिल्मों में नहीं होता तो शर्तिया आपकी तरह एक फौजी होता। ए मेरे प्यारे वतन। आपने नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर अप्लाई कर दिया, लेकिन इंटरव्यू की कॉल आपको 3 दिन लेट मिली, जिसकी वजह से आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकी। फिर आपने होशियारपुर के अंदर अपनी इंटर कंप्लीट की और दोबारा 1952 में शिमला वापस आए और वहां आपने अपनी ग्रेजुएशन शुरू कर दी। ग्रेजुएशन के बाद आपकी सोच और आपका नज़रिया जो था वो बिल्कुल बदल चुका था, क्योंकि आपके दोनों भाई मदन पुरी और चमन पुरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अपना कदम रख चुके थे। आपके भाई मदन पुरी एक कामयाब विलन के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया था। सुबह सूरज निकलने तक अगर तूने फार्मूला नहीं ढूंढ निकाला तो ये जहर होगा और तेरी मौत। लेकिन मदन पुरी के जो वालिद थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मेरे बेटे फिल्मों में काम करें, क्योंकि एक दफ़ा जैसे तैसे करके आपके वालिद जो थे
वो आपकी फिल्म देखने के लिए सिनेमा में पहुंचे, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं भी तो देखूं आखिर मेरा बेटा मदनपुरी फिल्मों में क्या काम करता है। जब वो फिल्म देखने के लिए बैठे तो जैसे ही उनके बेटे का सीन आया जिसमें वो एक विलन के तौर पे पर्दे पे आते हैं और साथ वाला उनका जो एक्टर था वो कहता है कि आ गया हरामज़ादा, ये बात सुनते ही आपके वालिद जो थे वहीं पर खड़े हो जाते हैं और वापस घर आ जाते हैं। तो बोले कुछ नहीं, उठ के चले गए, घर आए और मेरी वालदा से कहा, मेरी माता जी से, कि आज के बाद मैं मदन की पिक्चर नहीं देखूंगा। और दूसरी तरफ अमरीश पुरी जब अपने भाइयों को देखते थे तो उनका भी दिल करता था कि मैं फिल्मों में काम करूं। खैर उन्होंने फैसला कर लिया कि मैं हीरो बनूंगा, लेकिन आपके वालिद जो थे वो इस चीज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि मेरे बड़े बेटों की तरह ये भी फिल्मों में काम करें। उनके वालिद की फिल्म इंडस्ट्री से नफरत की सबसे बड़ी वजह जो थी वो कुंदन लाल सहगल था। वो आपके भांजे थे। उन्होंने भी हिंदुस्तानी फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ अपनी लाजवाब आवाज़ से संगीत गाए। हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया। लेकिन अपने करियर की पीक पर वो नशे की आदी हो गए और शराब पीना उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया, जिसकी वजह से 1947 में सिर्फ 42 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। और यही वो वजह थी जिसकी वजह से अमरीश पुरी के वालिद यह बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनके बेटे फिल्मों में काम करें। लेकिन अमरीश पुरी साहब के सपने जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़े थे। जिस तरह हर इंसान की वो ख्वाहिश होती है कि मैं बड़े शहर में जाके एक बड़ा आदमी बनूंगा और बड़ा काम करूंगा, इसी तरह अमरीश पुरी भी अपने सारे सपनों को समेटकर 1953 को बम्बई पहुंच जाते हैं। बम्बई पहुंचने के बाद अमरीश पुरी कुछ अरसा तक अपने भाई मदन पुरी के पास रहे, क्योंकि वो भी बम्बई ही में रहते थे और वहीं पर अपना काम करते थे। अमरीश पुरी कहते हैं कि मैंने अपने भाई मदन पुरी से बहुत कुछ सीखा है। वो एक अच्छे इंसान होने के साथ साथ मेरे उस्ताद भी थे। वो मेरे पिता समान थे, मेरे गाइड थे। मैंने जिंदगी में उनसे बहुत कुछ सीखा। अब कहीं ना कहीं वो जॉब की तलाश में भी थे, क्योंकि वो चाहते थे कि किसी तरह मैं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाऊं और अपने वालदैन का सहारा भी बन सकूं। बहुत जल्द उन्हें एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के अंदर नौकरी भी मिल गई और वहां पर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन फिर अमरीश पुरी की ज़िंदगी में एंट्री होती है एक लड़की की, जिसका नाम था उर्मिला दिवेकर, और वो एक साउथ इंडियन लड़की थी जो कि उसी कंपनी में काम करती थी जिसमें अमरीश पुरी साहब काम करते थे। जब भी अमरीश पुरी ऑफिस जाते तो वो उर्मिला जी को लाजमी देखा करते थे, क्योंकि अमरीश पुरी उनको पसंद करने लग गए थे। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला जी जो थोड़ी शर्मीली थी, वो किसी मर्द से बात भी नहीं करती थी। मेरी दादी ESIC की नौकरी के बाद जाकर बैडमिंटन खेलती थी। नेशनल लेवल बैडमिंटन, हॉकी, हुतुतु, कबड्डी प्लेयर थी। एक दिन जब उन्होंने बैडमिंटन खेलने जाना था, लेकिन उनके साथ वाली अभी तक नहीं आई थी। खैर यहाँ पर अमरीश पुरी साहब को उनसे बात करने का मौका मिल गया। आपने उनसे कहा कि क्या मैं आज आपके साथ खेल सकता हूँ, लेकिन उर्मिला जी ने उनको साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं मर्दों के साथ बिल्कुल भी नहीं खेलती। खैर जब वो अकेली प्रैक्टिस कर रही थी तो अमरीश पुरी उनके पास गए और कहा कि देखें, अगर आपको मेरा खेल पसंद ना आया तो यकीन करिए आप मेरे साथ बिल्कुल भी ना खेलिएगा। खैर उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। इस तरह उनके दरमियान गपशप शुरू हो गई। फिर दिन गुजरते गए, बातचीत होती रही और उर्मिला जी भी उनको पसंद करने लग गई। उसके बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन ये इतना भी ज़्यादा आसान नहीं था जितना वो दोनों सोच रहे थे। और जब उन दोनों ने इस बारे में अपने घर वालों से बात की तो दोनों की फैमिली जो थी वो नाराज़ हो गई। मेरे दादू की फैमिली बहुत ही अपसेट थी, बहुत ही निराश थी कि यार साउथ इंडियन लड़की से शादी कैसे कर सकता है, हम तो पंजाबी है, पट्टे है, पठान है। और दूसरी तरफ उर्मिला जी की फैमिली भी कह रही थी कि जो पंजाबी होते हैं वो बहुत लाउड होते हैं, बहुत अजीब होते हैं, हम वहाँ पर तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। फिर बहुत सारी कोशिशों के बाद दोनों के ख़ानदानों को मनाया गया और उन्होंने 1957 में शादी कर ली। अब यहाँ तक अमरीश पुरी जो थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब भी कर रहे थे, उनको उनका प्यार भी मिल चुका था। लेकिन कहीं ना कहीं वो अभी भी अंदर से कोई ना कोई कमी महसूस कर रहे थे, और वो कमी थी उनका सपना, उनका हीरो बनने का सपना, और वो अपनी तमन्ना को अपने दिल में लिए बैठे थे। खैर 1961 में जब वो अपने दोस्त के साथ ऑफिस में बैठे हुए थे तो आपने अपने दोस्त को अपने दिल की बात बता डाली
ये सुनते ही आपका दोस्त अब समझ चुका था कि अब आगे क्या करना है। खैर उन्होंने अमरीश पुरी का हाथ पकड़ा और एक थिएटर में ले गए जिसके डायरेक्टर थे इब्राहिम अल काजी साहब। अब अमरीश पुरी काफ़ी नर्वस थे क्योंकि वो पहली दफ़ा किसी थिएटर में आए थे। जब वो इब्राहिम अल काजी साहब के ऑफिस के बाहर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक बंदा अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है, उनके हाथ में कुछ पेपर है और बड़ी गौर से हमारी तरफ देख रहा है। अब अमरीश पुरी साहब यहाँ पर पहले इतने ज़्यादा नर्वस थे और ऊपर से वो और हो गए और फिर वो डरते डरते कमरे के दरवाजे तक पहुँचे और उन्होंने इब्राहिम साहब को कहा कि मे आई कमिंग। तो अलकाजी साहब ने उनको देखते हुए कहा आ जाओ जनाब। जब वो अंदर दाखिल हुए तो अलकाजी साहब ने उनको ऊपर से नीचे की तरफ देखा और कहा फरमाइए। तो अमरीश पुरी तो बोले नहीं, लेकिन उनका दोस्त कहने लगा कि इनका नाम अमरीश पुरी है और ये क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। वहाँ पर इब्राहिम अल काजी साहब ने उनको एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। फिर उन्होंने अमरीश साहब को एक स्क्रिप्ट पकड़ा दी जिसके अंदर एक इंग्लिश प्ले लिखा हुआ था जिसका नाम था व्यू फ्रॉम द ब्रिज। मैंने कहा हुजूर मैं अभी ज्वाइन करने आया हूँ, आपने मेरे हाथ में स्क्रिप्ट पकड़ा दी है व्यू फ्रॉम द ब्रिज और वो भी इंग्लिश में। सर मुड़ाते ही बोले पड़े मैंने कहा ये तो मुश्किल हो गई। अब यहाँ से अमरीश पुरी साहब की असल स्ट्रगल का आगाज़ होता है क्योंकि वो सारा दिन ऑफिस में काम करते और शाम को अगर वक्त मिलता तो थिएटर जाते और वहाँ जाके सख्त मेहनत करते। थिएटर में अमरीश पुरी साहब की मुलाकात सत्यदेव दुबे के साथ होती है जो कि उम्र में तो उनसे छोटे थे लेकिन असल में वो उनके उस्ताद थे। लेकिन इस चीज़ का इल्म अमरीश पुरी को बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था, जब आप पृथ्वी थिएटर में काम कर रहे थे तो इब्राहिम अल काजी साहब ने तमाम लोगों को सत्यदेव दुबे साहब का तारुफ करवाया कि आज से ये आपकी अदाकारी की स्किल्स को बेहतर करने में आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब अमरीश साहब ने उनको देखा तो सोचा कि ये छोटा सा लड़का हमें क्या सिखाएगा। जब सत्यदेव दुबे साहब ने उनको सिखाना शुरू किया तो अमरीश पुरी साहब उनके दीवाने हो गए और दिल से उनको अपना मेंटोर मान लिया क्योंकि उन्होंने अपने सिखाने के लाजवाब तरीके से सबको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। खैर अमरीश पुरी अब रोज़ाना सत्यदेव दुबे साहब के साथ सख्त मेहनत करते और अपनी गलतियों से सीखते। फिर वो दिन आया जब अमरीश पुरी साहब ने ये फैसला किया कि अब मुझे स्क्रीन टेस्ट दे देना चाहिए क्योंकि अब मुझे हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन शायद किस्मत के अंदर कुछ और ही लिखा था। जब आप स्क्रीन टेस्ट देने गए तो आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपका चेहरा हीरो बनने के लायक नहीं है, आपका चेहरा पथरीला है। ये सुनकर अमरीश साहब को बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन एक चीज़ आप समझ चुके थे कि इस कायनात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए बनी ही नहीं होती या फिर हम उनके लिए नहीं बने होते और वक्ती नाकामी पूरी ज़िंदगी की नाकामी नहीं होती। अभी बहुत कुछ ऐसा बाकी होता है जो फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा होता। खैर इस सब के बावजूद अमरीश पुरी साहब मेहनत करते रहे इस उम्मीद के साथ कि एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। खैर फिर दिन आता है 28 जनवरी 1970। अमरीश पुरी साहब को अपनी ज़िंदगी की पहली फिल्म में काम करने का मौका मिलता है। 1970 में आने वाली फिल्म प्रेम पुजारी में आपको एक छोटा सा रोल मिलता है जिसमें आपका नाम जेरी होता है। तकरीबन 3 घंटे की मूवी में आपका सिर्फ एक ही सीन आता है। लेकिन फिर अगले साल आने वाली मूवी रेशमा और शेरा में आपको कुछ बेहतर रोल मिलता है जिसमें आपका नाम रहमत खान होता है और आपका सनील दत्त के साथ एक सीन होता है। अमरीश पुरी साहब रेशमा और शेरा में कुछ बेहतर रोल मिलने की वजह से इस मूवी को वो अपनी ज़िंदगी की डेब्यू फिल्म करार दे देते हैं। मेरी पहली फिल्म थी रेशमा और शेरा, उसमें मैंने रहमत खान की भूमिका निभाई थी। और वो बताते हैं कि किस तरह इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो बताते हैं कि इस फिल्म का ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान में फिल्माया गया जहां हमें तपती हुई धूप में काम करना पड़ता था। यहाँ तक कि बड़े बड़े कीड़े हमारे पाँव में लगते थे और पाँव से खून चूस लेते थे। हालांकि रेशमा और शेरा में उनका रोल ज़रूर छोटा था लेकिन इस फिल्म ने उनको बहुत ज़्यादा हौसला दिया क्योंकि बाद में आने वाली बहुत सारी फिल्मों में उन्हें इससे भी बेहतर रोल मिलना शुरू हो गए। लेकिन अभी भी उनको किसी भी फिल्म में मेन रोल नहीं मिल रहा था। ये वो दौर था जिसमें उनको एक छोटा सा रोल देकर गुंडों के दाएं या बाएं खड़ा कर दिया जाता था जिसमें अक्सर वो हीरो से मार खाते थे और सीन ख़त्म हो जाता था। किसी में उनको 2-4 डायलॉग मिलते थे और किसी में वो भी नहीं। लेकिन वो डटे रहे, वो चुपचाप वो सारे रोल करते रहे जो उनको पसंद तक नहीं थे। वहाँ मौजूद लोगों को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि आज ये गुंडों के पीछे कोने में लगा हुआ मामूली सा शख्स कल को पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला डालेगा। आपको धीरे धीरे बहुत सारी फिल्में मिलना शुरू हो जाती हैं जिसमें निशांत, भूमिका, अली बाबा, जाने दुश्मन और कुर्बानी शामिल हैं।
लेकिन फिर दिन आता है 27 नवंबर 1980। एक फिल्म रिलीज होती है जो अमरीश पुरी की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट साबित होती है। अमरीश जी को फिल्म हम 5 के अंदर एक मेन विलन का रोल मिलता है। इस फिल्म में अमरीश पुरी साहब ठाकुर वीर प्रताप सिंह, जो कि एक जालिम जिम्मेदार होता है, उसका रोल निभाते हैं और इस कदर कमाल की एक्टिंग करते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। चलने दो, आखिर है भी तो जाहिल गांव वालों का पैसा है। और ये फिल्म इस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित होती है। इस फिल्म के बाद अमरीश पुरी जी की कामयाबी का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। वो जो भी फिल्म करते हैं उसमें उन्हें मेन रोल मिलना शुरू हो जाता है। आपने इस कदर बेहतरीन अदाकारी की कि आपको हॉलीवुड से भी फिल्में करने की फरमाइशें आने लग गई। 1982 में रिलीज होने वाली रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म गांधी में अमरीश पुरी को एक खान के रोल में देखा गया, जिसमें उनकी गांधी के साथ साउथ अफ्रीका में एक सीन को दिखाया गया। हिंदुओं से, मुस्लिम और सिखों से ही सामने आए और हमारा साथ दें। इस फिल्म में आपकी कमाल की अदाकारी की वजह से डायरेक्टर रिचर्ड एटनबर्ग ने आपके बारे में अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग को बताया, क्योंकि उन दिनों अमेरिकन फिल्म मेकर स्टीवन स्पिलबर्ग अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ द डोम के लिए एक विलन तलाश कर रहे थे। तो आपकी अदाकारी के बारे में सुनकर स्टीवन स्पिलबर्ग ने अमरीश साहब को एक पैगाम भिजवाया कि मैं एक फिल्म के लिए विलन की तलाश में हूँ और इस रोल के लिए मैं आपका ऑडिशन लेना चाहता हूँ, इसलिए आप अमेरिका आएँ और मुझे ऑडिशन दें। तो अमरीश पुरी साहब ने उनको एक ऐसा जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। अमरीश पुरी साहब ने कहा कि देखिए, मैं अमेरिका नहीं आ सकता, अगर आप ऑडिशन लेना ही चाहते हैं तो आप खुद हिंदुस्तान आएँ। स्टीवन अपनी पूरी टीम के साथ हिंदुस्तान पहुंच गए, लेकिन वहां जाकर वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि अमरीश पुरी साहब पहले ही 20 के करीब फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सुबह को बम्बई, शाम को दिल्ली और अगले ही दिन कलकत्ता में शूटिंग कर रहे होते थे। उन दिनों जब अमरीश पुरी साहब ने बहुत सारी फिल्मों में गेटअप के लिए अपना सर मंडवाया हुआ था, तो स्टीवन स्पिलबर्ग ने उनको जब इस रूप में देखा तो वो खासे मुतासिर हुए और कहा कि मुझे बिल्कुल यही कैरेक्टर चाहिए अपनी फिल्म के लिए। तो फिर क्या था, 23 मई 1984 को रिलीज़ होती है इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ द डोम, जिसमें अमरीश पुरी एक खतरनाक विलन मोला राम का रोल अदा करते हैं और ये किरदार उन पर इस कदर सूट करता है कि असल में भी उनसे खौफ आता था। और ये फिल्म 1984 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन जाती है। और ये फिल्म वर्ल्ड वाइड $333 मिलियन की कमाई करती है। इस फिल्म के बाद आपका मोला राम का किरदार दुनिया भर में इतना मशहूर हुआ कि आपको मज़ीद हॉलीवुड फिल्में बनाने के लिए फरमाइशें होने लग गई, लेकिन आपने उन तमाम लोगों को साफ इनकार कर दिया और आपने कहा कि मैं हिंदुस्तानी फिल्में करना चाहता हूं, मैं विदेशी फिल्में नहीं करना चाहता। After Indiana Jones, he received quite a few offers over there. He was very devoted to his Indian film industry. So he said, no, I want to be over here. फिल्म के डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग ने कहा कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी विलन के साथ काम किया है, अमरीश पुरी मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट विलन है। फिर अगले ही साल आपने तकरीबन 10 के करीब फिल्मों में काम किया, जिसमें सबसे नुमाया रहने वाली फिल्म मेरी जंग में आपने ठकराल का रोल किया, जिसकी वजह से आपको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। फिर इसी साल 1985 में आपके साथ एक अजीब वाक़या पेश आता है। इस साल रिलीज होने वाली फिल्म ज़बरदस्त के डायरेक्टर थे नासिर हुसैन। नासिर हुसैन अक्सर अपनी फिल्मों में हाथ बटाने के लिए अपने भतीजे आमिर खान को बुला लिया करते थे, क्योंकि आमिर खान पहले भी उनकी मदद करवा दिया करते थे। फिर जब ज़बरदस्त फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो अमरीश पुरी कुछ एक्शन सीन कर रहे थे, जिसमें उनसे कुछ चीज़ें गलत हो गई जो कि स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं थी। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा यही चीज़ दोहराई तो आमिर उनके पास गए और कहा कि आप इस सीन में कुछ छोड़ रहे हैं। अमरीश पुरी साहब गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे एक बच्चा बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने आमिर को काफ़ी डांट दिया और आमिर भी उनकी बातें सर झुकाकर सुनते रहे। अमरीश पुरी साहब को इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि आमिर नासिर हुसैन का भतीजा है। खैर, जैसे ही पुरी साहब खामोश हुए तो पूरे सेट पर सन्नाटा छा गया। तब ही नासिर हुसैन भी वहाँ आ गए और उन्होंने अमरीश पुरी को कहा कि आमिर तो बेचारा अपना काम कर रहा था, वो तो उसका काम है, आप गुस्सा ना हो। फिर अमरीश पुरी साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर को अपने काम से लेकर मोहब्बत की तारीफ़ की।
फिर 1986 में अमरीश पुरी तकरीबन 17 के करीब फिल्म करते हैं और इस साल नगीना जो थी वो सबसे ज़्यादा तारीफ़ें बटोरने वाली फिल्म बन जाती है और आप लोग तो जानते हैं कि इस फिल्म को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इस फिल्म में अमरीश पुरी बाबा भैरवनाथ जबकि श्रीदेवी एक नागिन का रोल अदा करती है और दोनों ही कमाल की अदाकारी करते हैं। नागिन और सपेरे की ये लड़ाई फिल्म को 4 चांद लगा देती है। अमरीश पुरी का वो खौफनाक किरदार लोगों को आज भी भूल नहीं पाता। लेकिन जब नगीना फिल्म का दूसरा पार्ट निगाहें आया तो इस दफ़ा सपेरे का किरदार अनुपम खेर ने करना था और उनको इस चीज़ का भी इल्म था कि पिछले साल सपेरे का रोल करने वाले अमरीश पुरी की अदाकारी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की थी। अनुपम खेर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि इस फिल्म में मैं सपेरा बनकर ऐसी अदाकारी करूँगा, अपनी ऐसी छाप छोड़ूंगा कि लोग हैरान हो जाएंगे और अमरीश पुरी को भूल जाएंगे। शूटिंग के दौरान मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं अमरीश जी की सारी छाप मिटा दूंगा लोगों की याद से। ऐसा काम करूंगा कि लोग भूलेंगे कि अमरीश पुरी जी ने ये रोल किया था। लेकिन जब उन्होंने इस फिल्म के अंदर काम किया तो वो कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हुआ क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। इस बात के अंदर कोई शक नहीं है कि अनुपम खेर एक कमाल के एक्टर हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त फिल्में भी दी हैं, लेकिन बात जब अमरीश पुरी से मुकाबले की आएगी तो शायद ही कोई उनकी भारी भरकम आवाज़ के सामने टिक पाए। लेकिन फिर साल 1987 को अमरीश पुरी की ज़िंदगी की एक ऐसी फिल्म आती है जिसने आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा कामयाब विलन बना दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 1987 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म मिस्टर इंडिया की। इस गैजेट का स्विच ऑन करते ही इंसान पूरी तरह इनविजिबल हो जाएगा। जब जब वो आपस में लड़े हैं सारे रास्ते बंद कर दो, कोई भी आने ना पाए। मोगेम्बो खुश हुआ। जब भी हम इस फिल्म का जिक्र करते हैं तो हमें याद आता है मोगेम्बो का वो किरदार जिसने फिल्मी दुनिया में एक नई तारीख रकम की। अमरीश पुरी ने मोगेम्बो को महज एक किरदार नहीं बल्कि एक अलामत बना दिया। उनके डायलॉग की अदायगी, उनकी आंखों की चमक और उनका खौफनाक कहका आज भी हमें याद है। मोगेम्बो खुश हुआ। फिल्म मिस्टर इंडिया में उनकी अदाकारी ने ना सिर्फ उस वक्त के नाजरीन को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लों को भी उसका दीवाना बना दिया। मोगेम्बो के इस रोल को ना सिर्फ बड़ों बल्कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा पसंद किया और यहाँ तक कि आप जब भी किसी स्कूल के फंक्शन में एक चीफ गेस्ट बन के जाते तो वहाँ मौजूद तमाम बच्चे आपके गिर्द जमा हो जाते और कहते कि मोगेम्बो अंकल आ गए, मोगेम्बो अंकल आ गए। अब ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा बहुत कम होता है कि किसी हीरो से ज़्यादा किसी विलन को प्यार मिले। अब यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा दिलचस्प है कि मिस्टर इंडिया फिल्म में मोगेम्बो के रोल के लिए सबसे पहले अनुपम जी को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन बाद में जब फिल्म के डायरेक्टर्स ने अमरीश पुरी का ऑडिशन लिया तो ठीक 1.5 माह बाद अनुपम खेर साहब को मोगेम्बो के रोल से हटा दिया गया। तो जब अनुपम जी को इस चीज़ का पता चला कि इस फिल्म में मुझे निकाल के अमरीश पुरी को जो है वो कास्ट कर लिया गया है तो वो कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ और हालांकि मुझे ये भी नहीं बताया गया कि इसके पीछे वजह क्या थी। मिस्टर इंडिया में पहले मोगेम्बो का रोल मुझे ऑफर हुआ था, 1-1.5 महीने बाद निकाल दिया गया था, मगर जब मैंने मिस्टर इंडिया देखी और मैंने अमरीश जी का किरदार देखा मोगेम्बो का तो मुझे लगा कि ये तो अच्छा डिसीजन लिया इन लोगों ने। मिस्टर इंडिया फिल्म के बाद अमरीश पुरी साहब की मकबूलियत की इंतहा नहीं थी। हालत ये हो गई थी कि कोई भी फिल्म आपको विलन लिए बगैर बनती ही नहीं थी। उसके बाद आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते गए और उन्होंने एक से बढ़ के एक फिल्में दी। हर फिल्म में मौजूद विलन के किरदार को अमर कर दिया, चाहे वो लोहा फिल्म का शेरा हो या फिर तहलका फिल्म का जनरल डोंग, करण अर्जुन का ठाकुर दुर्जन सिंह हो या फिर गदर का अशरफ अली। हर किरदार में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया और बॉलीवुड के इतिहास में ये लिख दिया कि हीरो से ज़्यादा विलन को पसंद किया जाने लग गया। अमरीश पुरी साहब का अंदाज, उनके डायलॉग की अदायगी, उनकी आवाज़ की धाक ने उनको फिल्म इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बना दिया। आपके डायलॉग में वो गहराई, वो शिद्दत थी कि हर किरदार को ज़िंदा कर देती थी। उनकी आवाज़ में जो गरज थी वो ना सिर्फ पर्दे पर बल्कि दिलों में भी गूंजती थी। मैं आपके सामने उनके कुछ ऐसे डायलॉग पेश करूँगा जो अमर हो गए और रहती दुनिया तक याद किए जाएंगे। ऊपर वाला रॉन्ग हो सकता है लेकिन डोंग
कभी रॉन्ग नहीं होता। दिल जले, दिल जले, अरे लाले, यहाँ तो सभी दिल जले हैं। जा बेटा जा, अपने राज के पास जा। जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी। मोगेम्बो खुश हुआ। अब भारतीय सिनेमा के वो अजीम अदाकार थे जिन्होंने ना सिर्फ अपने नेगेटिव रोल से अपनी सलाहियतों का जादू जगाया, बल्कि अपने पॉजिटिव रोल से भी अपनी अदाकारी को आसमान तक पहुंचा दिया। उनकी शानदार शख्सियत और गहरी आवाज़ ने हर किरदार को लाजवाब बना दिया। आप सबको घातक फिल्म का वो लाचार बाप तो याद ही होगा जो सिसक सिसक कर अपने बेटे की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। आपने वो किरदार ऐसा निभाया कि सबको रुला दिया। बाबूजी, क्योंकि लोगों ने आपको हमेशा एक खौफनाक और कड़कती हुई आवाज़ वाले विलन के रूप में ही देखा था, लेकिन इस फिल्म में जिस ढंग से आपने एक लाचार बाप की बेबसी और तकलीफ को दिखाया, यकीन करे कमाल कर दिया। घातक फिल्म में आपकी इस शानदार अदाकारी की वजह से आपको फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और स्टार स्क्रीन बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी दिया गया। जहां आपके इस रोल को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वहीं आपके फैन आपके इस रोल की वजह से बहुत ज़्यादा मायूस भी हुए, क्योंकि जब घातक फिल्म के एक सीन में कातिया उस लाचार बाप के गले में कुत्ते का पट्टा डालता है, तो उस सीन की वजह से काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि लोगों ने वो सीन देखने के बाद डैनी सर के घर का घेराव कर लिया और कहा कि आप ये सीन कैसे कर सकते हैं। That there was a large crowd that gathered outside Danny Sir's house. Really? And they were really upset. They were fuming. That how did you do this? अमरीश पुरी साहब अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करते थे। जब काम का वक्त है तो सिर्फ काम ही करना है। आप एक दिन में 4-4 घंटे तक रियाज करते थे। अक्सर आप जब घर मौजूद होते तो आप मुख्तलिफ किस्म की फिल्में देखते, और कमाल की बात यह है कि फिल्में देखने के दौरान आपके हाथ में नोट्स हुआ करते थे, क्योंकि मूवी के दौरान आपको उसमें कोई भी ऐसी सीखने वाली चीज़ नजर आती तो आप उसे पॉज कर लेते थे और घंटों उस पर सोचते थे कि इस एक्टर ने इस सीन में ये वाला एक्सप्रेशन क्यों दिया है, और फिर उसे लिख लेते थे। अक्सर जब आपके पोता पोती आपकी शूटिंग देखने के लिए सेट पर आते तो वहां मौजूद सारे लोग उनके गिर्द जमा हो जाते और उनके तरफ खींचे चले आते, और अमरीश पुरी की फैमिली मेंबर होने की वजह से उनकी खिदमत करते, उनसे प्यार करते और उनके लिए तरह तरह की चीज़ें लाते। लेकिन अमरीश पुरी साहब इससे खासे नाराज़ होते, क्योंकि वो सोचते थे कि इस तरह वो अपने दम पर इंडस्ट्री में आगे नहीं आ सकते, क्योंकि उनको इस तरह बगैर मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी। इसीलिए वो ज़्यादातर अपनी फैमिली के मेंबर्स को जो है वो सेट पर नहीं लाते होते थे। वो कहते थे कि ये खुद अपने पैरों के ऊपर खड़े हों और ख़ुद मेहनती बने और ख़ुद कामयाब हों। आपने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही काम नहीं किया, बल्कि कन्नड़, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल और हॉलीवुड जैसी फिल्मों में भी काम किया, और कुल मिला के 450 के करीब फिल्में की। उन्होंने फिल्मों के अंदर सिर्फ अदाकारी ही नहीं बल्कि बहुत सारी फिल्मों में गाने भी गाए, जिसमें हातम ताई, आज का अर्जुन, शिकारी, तराजू और बदमाश नंबर 1 जैसी फिल्में शामिल हैं। अमरीश पुरी सिर्फ एक अच्छे अदाकार ही नहीं थे, बल्कि बहुत ही अच्छे इंसान भी थे। इवन के इंडस्ट्री में अगर कोई भी इंसान उनके पास मदद के लिए आता तो वो उसकी मदद लाजमी करते थे। यहाँ तक कि अनुपम खेर अपनी किताब द बेस्ट थिंग अबाउट यू इज़ यू में लिखते हैं कि मेरे कैरियर की शुरुआत में अमरीश पुरी ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की और उस मुश्किल वक्त में उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिसकी वजह से आज भी मैं उनका आभारी हूँ। अमरीश पुरी साहब को अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में सेहत के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ा। उनकी सेहत मुसलसल ख़राब हो रही थी, लेकिन शायद उनके लिए उनका काम उनकी सेहत से ज़्यादा अजीज़ था। वो अपनी इस कदर ख़राब हालत में भी सेट पर उसी अंदाज से मेहनत करते और खुशी खुशी अदाकारी करते। वहाँ मौजूद उनके दोस्त और बाकी अदाकार भी हंसते, लेकिन उनको क्या इल्म था कि ज़िंदगी भर अदाकारी करने वाले शख्स आज ऐसी अदाकारी कर रहा था कि अपने अंदर मौजूद तकलीफ़ को चेहरे पर बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं कर रहा था। 2004 के आखिर में अमरीश पुरी साहब को ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन बदकिस्मती से वो सेहत याब ना हो सके और 12 जनवरी 2005 को उनका देहांत हो गया।
मोगेम्बो खुश हुआ।